वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारा पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब इस पार्ट में हम करने से पहले हम ये देखते हैं हमारे पिछले पार्ट में हमने कहाँ तक किया। तो हमने पिछले पार्ट में नेपोलियन तक किया था कि भाई स्लेवरी जो है वो अबोलिश कर दी थी कुछ ओवरसीज पोजीशन में। कन्वेंशन ने 1794 में लेजिस्लेशन पास करी, शॉर्ट टर्म सिर्फ 10 साल के लिए। फिर उसके बाद नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने बोला स्लेवरी क्यों खत्म करी, वापस लाऊंगा मैं। स्लेवरी लिया है। नेपोलियन क्या था, डिक्टेटर था। नोबडी हैज टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। तो प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टैंड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नेग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो प्लांटेशन ओनर्स जो है ना, वो ये समझ चुके थे कि भाई फ्रीडम जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए राइट टू एनस्लेव, कि हमारे पास गुलाम बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। बताओ, कोई प्लांटेशन ओनर ये कह रहा है कि हमारे पास गुलाम बनाने का अधिकार होना चाहिए और इसको फ्रीडम में डाल दो कि फ्रीडम ऑफ राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नाइग्रोज इन परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब आप सोचो, कितने तरीके के राइट्स होते हैं। अब एक राइट आपको ये मिल रहा है कि आप गुलाम बनाओ। गुलाम बनाने का राइट पहली बार देखा है मैंने कहीं पे मिलता हूँ, मगर यहाँ पे मिला है और ये नेपोलियन लाता है क्योंकि उनको चाहिए था। तो स्लेवरी लिया आया। तो स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज 1840। फिर इन सब में से जो स्लेवरी थी ना, वो आखिर में कब जाके अबॉलिश हुई, देखिए इतनी लेट हुई। 1848 1848 में जाकर के स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। कहां पर, फ्रेंच कॉलोनीज में। वरना नेपोलियन तो बहुत ही ज्यादा करता था। ये देखिए स्लेव्स, इनके साथ ये जो राजा रानी नाच रहे हैं, या फिर ये जो इनके ओनर्स हैं वो इनके साथ क्रूरता कर रहे हैं, इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। बट ये सब हुआ करता था पिछले के जमाने में। दे आर स्लेव्स, दे आर डूइंग एक्सट्रीम थिंग्स विद देम, एक्सट्रीम इनह्यूमन थिंग्स। इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, ये फिगर जो है आपको दिया हुआ है ना, इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। ये फिगर जो है स्लेव्स के बारे में बता रहा है, इमेंसिपेट कर रहा है स्लेव के बारे में। दिस प्रिंट ऑफ 1794, ये 1794 की स्लेव की पेंटिंग है, describes the emancipation of slaves. The tricolor banner on top carries the slogan rights of men. तो ऊपर जो स्लोगन दिया हुआ है ना, ये बोलता है राइट्स ऑफ मैन, कि हमारा राइट है इस तरीके से गुलाम बनाना, उनके कपड़े वपड़े सब ले लेना, सब कुछ कर देना, ये सब हमारा राइट है। ये फ्रांस में हुआ करता था। सोचिए आप कितनी इनह्यूमन चीजें हो रही है। द इंस्क्रिप्शन बिलो रीड्स द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। मतलब जो फ्री नहीं है उसकी क्या फ्रीडम। मतलब पहले कैसे लिखा जाता था कि फ्रीडम है भाई इनकी, तो हमारी फ्रीडम होनी चाहिए गुलाम बनाने की। अब गुलाम खुद ही अनफ्री है, उसकी क्या फ्रीडम। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट ऐसे बनाया गया है जैसे कि ये खुद ही जो है गुलाम बनना चाह रही थी। कौन गुलाम बनना चाहता है बताइए आप, कोई नहीं बनना चाहता, मगर बताया ऐसे गया इसमें जैसे कि गुलाम बनना चाह रहा है। तो फ्रेंच वुमन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स by giving them European clothes to wear. अब यहां देखिए, यहां पे ये एक क्या है, फ्रेंच वुमन होगी, ये चाहती है कि अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियन है ना, उनको इनके क्लोथ्स पहना दे ताकि इनको सिविलाइज कर पाए और हम यूरोपियन बना पाए। यूरोपियन यही सोचते थे कि हम ही सिविलाइज हैं, सारे सबके सब अनसिविलाइज हैं, सब हमारे गुलाम होने चाहिए या फिर हमारे जैसे होने चाहिए। तो ऐसी सोच का कोई अंत नहीं है, आज भी मिलती है, कल भी मिलेगी और परसों भी मिलेगी। आपके नाइबर में भी आप देखेंगे कई जगह के बड़े बड़े जो है लोगों में कई गलत गलत धारणाएं हो जाती है। तो इस तरीके की धारणाओं का जन्म ले लेते हैं और फिर आप जानते हैं धारणाएं जब जन्म लेती है तो कई तरीके की चीजें हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने एक बात कही थी, द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नेग्रोज। क्या, अफ्रीकन नेग्रोज की बात करी थी।
ये अफ्रीकन नेग्रोस की मैंने आपको बात करी थी भाई। अब यहाँ पे मैंने जो अफ्रीकन नेग्रोस की बात करी है वो हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो हमने देख लिया भाई क्लोथ पहना रही है। अब नेग्रोस की बात कर लेते हैं। ये नेग्रोस, अफ्रीकन नेग्रोस होते क्या है? अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में कुछ इंडिजिनियस पीपल हुआ करते, उनको बोला जाता था क्या? नेग्रोस। वो अफ्रीका से थे, साउथ ऑफ द सहारा। सहारा है ना, सहारा मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसके साउथ में ये नेग्रोस रहा करते थे, ये इंडिजिनियस लोग रहा करते थे अफ्रीका में। इन अ डेरोगेटरी टर्म, नॉट इन कॉमन सेंस एनी लॉन्गर। मगर ये डेरोगेटरी टर्म में थे, ना कि कॉमन सेंस में, मतलब इसे शोषण करने वाले। इमेंसिपेशन का मतलब देखिए, द एक्ट ऑफ फ्री। तो हम फ्री कर रहे हैं स्लेव्स को, ये बताना चाह रहा है इमेंसिपेशन। अब आप सोचिए, जब पहले से वो अनफ्री है, आप उसे कैसे फ्री कर दोगे? तो फ्री करने का मतलब उसे सिविलाइज कर दो, हमारे जैसा बना दो। आप बताइए, टेबल और पेन का अपना महत्व। पेन का एक महत्व है लिखना, और टेबल का महत्व है, टेबल जो है हमें लिखने में आसानी देती, सहारा देती। तो टेबल का काम पेन नहीं कर सकती, पेन का काम टेबल नहीं कर सकती। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो स्लेव्स हैं जो अफ्रीका से आए हैं, इनको आप यूरोप में बना देंगे तो सिविलाइज हो जाएंगे? अरे ये अफ्रीका में सिविलाइज है, आपकी सिविलाइजेशन उनकी अलग है। अब कैसे कह सकते हैं ये सारी चीजें? मगर उस टाइम पे ऐसी चीजें कही जाती थी। इससे उनकी मानसिकता पता लगती है, उनकी मानसिकता कितनी क्रूर थी। और अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख लीजिए, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया, कई तरीके की चीजें देख ली, वुमन की कंडीशन देख ली, स्लेव्स देख लिए, स्लेव का ट्रेड। जेकोबिन ने सिर्फ एक ही अच्छा काम किया, वो क्या? स्लेवरी हटा दी, और कोई चीज नहीं करी उसने अच्छी, सिर्फ एक चीज करी थी, स्लेवरी हटा दी थी। इस तरीके से सारी चीजें पढ़ ली। अब पढ़ रहे हैं रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो देखिए ये रिवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ का किस तरीके से चीजें होती है। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वियर? क्या जो नेता होते हैं हमारे, हम जो कपड़े पहन रहे हैं उनको बदलवाना चाहेंगे? लैंग्वेज दे स्पीक, जो हम बोल रहे हैं भाषा, क्या उनको बदलवाना चाहते हैं? और द बुक्स दे रेड, जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो बदलवाना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में क्या ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए? द years of following the years following 1789 in France saw many some changes in the lives of men। मगर इस तरीके की चेंज जो है हमने देखे कहाँ? फ्रांस में। 1789 से ही हमने ये चेंजेस देखने शुरू कर दिए। तो फ्रांस में कई तरीके के चेंजेस हुए, मैन में, वुमेन में, चिल्ड्रन में, चेंजेस ही चेंजेस हो रहे थे। आज से नहीं, कई सालों से जो है चेंजेस हुआ करते थे। ठीक है, डे बाय डे, ऐसा तो नहीं एक दिन में हुआ होगा, हर चीज धीरे धीरे होती है। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday patients, sorry, everyday practice। तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स है ना, उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया कि वो क्या करेगी, वो पास करेगी लॉज को जो ट्रांसलेट करेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी को हर दिन की प्रैक्टिस। मतलब हर दिन किस तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। अब यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम पे तो सब चीजें सही चल रही थी, जेकोबिन ने सारी चीजें खराब कर दी, बट उसने भी एक चीज अच्छी करी, स्लेवरी हटा दी, फिर नेपोलियन लिया है। तो उससे क्या पता लगता है कि चेंज होता रहता है, एक दिन अच्छा हो रहा है तो दूसरे दिन बुरा होगा, फिर बुरा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। तो हर कोई कहता है ना ये समय भी बीत जाएगा, वो इस वजह से ही कहता है तो टाइम चेंजेस, टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीबॉडी, टाइम ऑलवेज चेंजेस। You are thinking you are the only king, which is the superior one, but there are many other kings। तो इस तरीके से हर चीज जो है चेंज होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। वन इंपॉर्टेंट लॉ
that came into effect soon after the storming of Basle। मैंने आपको बताया 1789 में जुलाई या उसके टाइम पे बेस्ले फोर्ट पे अटैक हो गया था, जब किंग ने बोला था लुई 16 ने कि भाई हम निकाल रहे हैं, तोपे निकाल रहे हैं, टोप्स निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें होगी। इन द समर ऑफ 1789 was the abolition of censorship। फिर स्टॉर्म हुआ था ना इस पे समर ऑफ 1789 में, उस टाइम पे अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप हो गया था। मतलब जो किंग जो है उसने सेंसरशिप लगा दी थी कि आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, आपकी लिबर्टी पे भी कुछ सेंसर है, आपकी इक्वालिटी पे भी कुछ सेंसर है जो कि सिर्फ किंग लगा सकता है। मगर जब जुलाई में अटैक हो गया 1789 में फ्रांस में बेस्लेव के पोर्ट पे तो क्या हो गया, सेंसरशिप हट गई कि भाई अब कोई चीज सेंसर नहीं होगी, हर चीज इक्वालिटी से दी जाएगी, लिबर्टी से दी जाएगी, आइडियाज फुलफिल होंगे। In the old regime, all written material and cultural activities like books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। तो ओल्ड रिजिम में क्या होता था भाई, वो आपको यहां से पता लग जाएगा। ओल्ड रिजिम में जितने भी रिटर्न मटेरियल्स होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज थी, बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, प्लेस थे, उन्हें पब्लिश किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था, मगर सिर्फ किंग के सेंसर से। तो किंग ने सेंसर किया तो आप पब्लिश करो न्यूज़पेपर सब जगह, किंग ने नहीं किया तो सेंसर नहीं होगा। आज के टाइम पे हमारा क्या है, हमारा भी हर चीज के लिए सेंसर बोर्ड है, न्यूज़पेपर पे कुछ छापना है सेंसर बोर्ड है, हर चीज के लिए सेंसर बोर्ड है, ठीक है। आपको फिल्म बनानी है, फिल्म में कुछ अभद्र बताया गया उसके लिए सेंसर बोर्ड है, हर चीज के लिए सेंसर बोर्ड है। इसका मतलब सेंसर आज के समय भी हो रहा है, मगर आज कुछ लिमिटेड चीजों पे सेंसर हो। उस टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी, वहां पे तो हर चीज पे किंग सेंसर लगा देता था, तो जो भी उसके अगेंस्ट जाएगा उसे तो सेंसर क्या, उसे तो मार ही देता था। तो इस तरीके की चीजें हुआ करती थी उस समय। तो इससे पता लगा एविडेंस राइट किस तरीके से चला करती थी, वहां सेंसरशिप में जीवन जीते थे सभी लोग। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। अब आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, डिक्लेरेशन हो गया था कि भाई मेंस के पास राइट्स है, फ्रीडम है, स्पीच है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, और ये सब हमारे नेचुरल राइट्स है जो कोई नहीं ले सकता, ये बना दिया गया। मगर इसमें भी कैच था, पोल जैसे कई सारे लोग थे जो कहते थे कि भाई नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आप सब तो सिर्फ रिचों के बारे में ही सोचते हो, गरीबों के बारे में कौन सोचता है, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता, सब रिचों के बारे में सोचते। राइट टू वोट भी आप उसको दोगे, राइट्स भी आप उसको दोगे जो रिच है, जो टैक्स पे कर रहा है, तो जो टैक्स पे नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं दोगे। अरे भाई आप जो भी सामान लो हर चीज पे आप टैक्स दोगे, तो सारे के सारे नेचुरल राइट्स मानेंगे। ये हमने देख लिया, अब चलिए आगे चलते हैं। तो द न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside। तो जब ये डिक्लेरेशन हो गया ना राइट्स का, तब कई तरीके के पैम्पलेट्स छपाए गए। क्या हो गया, कई तरीके के पैम्पलेट्स छपाए गए कि भाई डिक्लेरेशन हो गया, मेंस को राइट्स मिल गए, सब हो गया, सबके पास फ्रीडम है, स्पीच है, एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी की तरह बढ़ रहे हैं हम। ये सब पैम्पलेट जो है छपने लग गए फ्रांस के हर जगह, हर टाउन में इनके पिक्चर्स जो है, पोस्टर जो है लगने लग गए। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। तो सब जो फ्रांस में रहते थे, वो ही नहीं जो बाहर रहते थे, पर्शिया में, दूसरी जगहों पे, हर कोई फ्रांस के बारे में बातें कर रहा है कि भाई फ्रांस में ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो बौखलाई हुई है, क्योंकि हर जगह मोनार्की थी। सिर्फ फ्रांस था जहां पे लिबर्टी की बात चल रही थी, और किसी जगह लिबर्टी की बात चली ही नहीं। शुरुआत में, बाद में चली थी, मगर फ्रांस में सबसे ज्यादा लिबर्टी की बात चली आ रही थी। तो सबके सब मोनार्की, जो आसपास की यूरोपियन कंट्रीज थी मोनार्की, वो सारी घबराई हुई थी। जर्मनी तो पता ही है कितना घबराया हुआ था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। अब मान लो आपने कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस दे दी, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस देने का क्या मतलब है भाई,
अरे भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस दे दोगे तो आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई बात तो करेगा, अब आप उसको सेंसर करोगे तो राइट्स देने का मतलब क्या हो गया? अगर आपको सेंसर ही करना था तो आपने राइट्स क्यों दिए? अब राइट्स दे दिए तो सेंसर मत करो यार। बट फिर भी वो करा करते थे, कुछ ना कुछ तो किंग कर लेता था। ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of freedom। तो हर कोई यहां से कोई अपोजिशन में है कि भाई सरकार बहुत कुछ गलत कर रही है, अब सरकार को दिख गया कि हमारे ओपोजिशन आ रहा है, सरकार अपने पेम्पलेट लगाती थी, तो सरकार अपना प्रचार करती थी कि भाई हाँ नहीं नहीं हमने ये किया, ये किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमने ये सब किया था। तो प्रिंटिंग मीडियम के माध्यम से हर कोई अपने बारे में सफाइयां दे रहे थे, भाई हम सही है, नहीं हम सही। आज के समय भी वही हो रहा है, गवर्नमेंट है जो बोलती है भाई हम सब सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं हो रहा, अपोजिशन बोलती है अरे एक बार झलक के तो देखो, सब कुछ गलत कर रहे हो फिर भी बोल रहे हो हम सब सही कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को हमेशा लगता है कि वो सब सही करती है, मगर ऐसा होता नहीं है, जैसा कि हमारे भारत में ही नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को सब लग रहा है कि सब सही कर रहे हैं, मगर असलियत में कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह ही एक तरीके से। उस टाइम पे रिवॉल्यूशन हो जाते थे, आज के टाइम पे कौन कर रहा है रिवॉल्यूशन? कोई नहीं, कोविड का दौर चल रहा है, वो घर पे बैठे हुए हैं, ओपोजिशन भी बैठी हुई है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज के समय में ऐसा लग रहा है हम मोनार्की में भी। मगर अब क्या करें, चलता रहता है, तो इलेक्शन आएंगे फिर से वापस सब बड़े बड़े भाषण देंगे, स्पीचेस देंगे। तो प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो कई तरीके के नाटक रचे गए, कई तरीके के फेस्टिवल्स हुए, बड़ी बड़ी रैलियां करी गई, और उन सबसे ये बताया गया कि भाई अब लोगों में राइट्स आ चुका है, लोगों के पास फ्रीडम है, कुछ भी करे। दिस वॉज वन वे दे कुड grasp एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी। क्यों? क्योंकि वो जब नाचते थे, गाते थे, लिखते थे, तो इससे क्या होता था कि उन्हें इस बात का एहसास होता था कि हमारे पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं, हम फ्री हैं, हमारे पास फ्रीडम है, लिबर्टी है और जस्टिस है। अगर हमसे या हमारे पे कोई शोषण करता है, कोई हमारा एक्सप्लॉइटेशन करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है हमें, सो देयर इज एन रेमेडी फॉर इट which is given by the state or maybe the France in this case, that political philosophers brought about at length in texts which only a handful of educated people could read। अब फिलोसफर्स जो है इन सब की बातें करते रहते थे, रूसो ने किया, मोंटेस्क्यू ने किया, लॉकी ने किया, ये सब करते रहते थे कि भाई हम सब कह रहे हैं वो मानो, भाई आप राजा हो, राजा का काम है प्रजा की सुनना, हम फिलोसफर से आपको कुछ बेहतरीन आइडियाज दे रहे हैं। बट राजा जो है वो तो अपनी धुन में मस्त रहता था, उसे तो सिर्फ एक ही चीज की फिक्र थी कि किस तरीके से अपनी पैसे और वेल्थ को बढ़ाया जाए और अपनी राजा की जो पोस्ट है बचा के रखी जाए। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कोई पोस्ट दी दी किसी को तो बचा के रखेंगे, कुछ भी हो जाए पोस्ट नहीं हिलनी चाहिए, कुर्सी नहीं हिलनी चाहिए, मेन चीज वो है। और यहाँ पे वही बात है, कुर्सी हिली सब गिरा। इस वजह से सिर्फ, वैसे भी सारे के सारे जितने भी रिच लोग थे वही न्यूज़पेपर वगैरह खरीद पाते थे, गरीब लोगों को तो न्यूज़पेपर तक के पैसे नहीं होते थे, टैक्सेस में ही सारी जिंदगी निकल जाती। तो इस तरीके की चीजें हमने देख ली। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये पोर्ट्रे है, ये पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस है। ये क्या प्रेस है जिसमें क्या किया जा रहा है, ये एक थोड़ा मोटा लग रहा है ना आपको, ये फैट एक इंसान है, अब इसको प्रेस करके इसको जो फैट रिड्यूस किया जाएगा। वही आपका जो फैट है कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, क्यों ना आपका पेट काट दिया जाए। तो इस तरीके से फैट रिड्यूसर की मशीन हुआ करती थी। आप देखिए फैट को रिड्यूस करने के लिए भी मशीनें थी। तो द एनोनिमस प्रिंट ऑफ 1796 टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल। तो इस तरीके से जस्टिस दिया जाता था कि भाई आप बहुत मोटे हो चुके हैं, आपको पतला करना है, हमारा फर्ज बनता है, चलिए पेट काट देते हैं आपको। तो मतलब पेट काट के कौन कर पाता है होगा जस्टिस, आप बताइए। किसी को मोटा होना, उसके लिए ये सजा दी जाती है, ये कोई जस्टिस है कि भाई पेट मोटा है आप पेट काट दीजिए जस्टिस मिल जाएगा? फिर क्या जस्टिस मिल जाएगा? किसी को परेशानी हो रही है कि भाई इसका पेट मोटा क्यों है, मुझे जस्टिस चाहिए, भाई ये पेट मोटा क्यों है इसका, इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, जस्टिस क्या है, पेट पतला करो, चलो काटो इसको।
इस तरीके की चीजें होती थी पहले, आप देख सकते हो। और मैंने बताया था आपको बुलेटिन का, तो नीचे गर्दन है ऊपर से कटेंगे, ये सारी चीजें हुआ करती थी। जस्टिस भी इस तरीके से दिया जाता था कि देखने वाला भी डर जाए ये चल क्या रहा है। और अब ये देखिए, ये क्या है, ये महारत एड्रेसिंग द पीपल। दिस इज अ पेंटिंग बाय लुइस लेपर्ड बोयली। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट भारत इन दिस चैप्टर, डिस्क्राइब द सीन अराउंड हिम, account for his great popularity. What kind of reaction would a painting like this produce among viewers in the saloon? इससे क्या पता लगेगा कि मर्द की कितनी पॉपुलैरिटी। हर जगह कोई ना कोई इसके बारे में बात कर ही लेता था और बातें करता रहता था। भाई मर्द, आप तो भाई बड़े हैं, आपसे क्या घबराना, आप ही हमें सब दिलाएंगे। तो इस तरीके की बातें होती थी। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट एक तरीके से कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कंक्लूजन पढ़ना है कि भाई हमने देखा सब कुछ हो गया था, फिर बाद में नेपोलियन आ गया, बाद में वो डायरेक्टरी रूल तो देख लिया। डायरेक्टरी रूल के बाद क्या हुआ, उसका फायदा उठाया क्योंकि वो अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल से सारे होते थे, पंगे हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने हटा दिया मेंबर्स को, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी। तो फिर नेपोलियन फायदा उठाया और हम पे बैठ गया, फिर स्लेवरी लिया। तो ये सारी चीजें थी। अब देखते हैं क्या किया था उसने, हमने वहां से तो देख लिया 1794 के उधर के तरीके, 1789 तक देखा था हमने, पता है आपको। अब चलिए हम उसके आगे चलते हैं। अब इन 1804 मतलब 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में डायरेक्टरी रूल के बाद नेपोलियन बोनापार्टे बोला कि भाई अब ये फ्रांस मेरे अंडर है, आई एम द एम्परर ऑफ दिस फ्रांस। पहले ये जो है सेना में वर्क करता, देखिए आप घोड़े पे ये आकृति दिख रही है, ये है आपका नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स, एल्प्स को क्रॉस कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, एल्प्स को क्रॉस कर रहा है। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को जो है वो कॉन्कर कर रहा था, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज को हरा रहा था, उनको जो है सारी प्रॉपर्टीज ले रहा था, क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली मेंबर्स को सारी जगह लगा दिया उसने, सारी किंगडम जो भी जीते। नेपोलियन सा हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अब नेपोलियन जो है अपने रोल को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. सबको लगा कि नेपोलियन जो है वो लिबरेटर है, हम सबको आजादी दिलाएगा, इस वजह से उसको चुन लिया। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। मगर फिर बाद में क्या लगा, पहले तो लगा कि नेपोलियन जो है हमारे लिए आया है, हमें अच्छा देके जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसने आर्मीज लगा दी और इन्वेड कर दिया। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850, मगर वो बाद में हार भी गया 1850 में, 1850 में जाकर हार गया। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of the Europe had an impact on people long after Napoleon Bonaparte had left. तो नेपोलियन बोनापार्ट जो एक लिबरेटर की रूप में उभरा था ना, उससे लोगों की छवि जो है उसमें बहुत ज्यादा बच गई थी। लोग नेपोलियन बोनापार्टे को मानने लग गए थे कि वो बहुत ही अच्छा लीडर था और उसने बहुत ज्यादा लोगों के लिए काम किया, ये माना जाता था, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर ही था। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें मिले, हमने डिक्लेरेशन देखा था, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हमें देख लिए, तो इससे क्या पता लगता है कि ये इन सब में लीगेसी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस, तो फ्रांस से ये यूरोप तक गए। भाई यूरोप में भी सारे के सारे जो भी राज्य थे, जो भी किंगडम थे, वो सोचने लग गए कि यार फ्रांस में तो लिबर्टी वगैरह है, फ्रीडम है वगैरह है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो लोगों ने भी अपने किंग से डिमांड करी, तो किंग जो है नाराज हो गया क्योंकि उसकी पावर छीनने की नौबत आ गई। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम्स, 19th सेंचुरी में हुआ जब क्या था, फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश, फ्यूडल सिस्टम एबोलिश हो गए थे। कॉलोनाइज्ड पीपल reworked the idea of freedom from bondage into their movements
टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट, कि हर कोई जो है बॉन्डेज नहीं चाहता था, बंधन नहीं चाहता था, मुक्ति चाहता था, हर जगह जो है मूवमेंट करना चाहता था। टीपू सुल्तान आप सब जानते हैं, एंड राम मोहन रॉय वर टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स who responded to the ideas coming from revolutionary front. जो टीपू सुल्तान था ना, उसे फ्रेंच आती थी, जो टीपू सुल्तान था उसे फ्रेंच आती थी, और वो जो है फ्रेंच के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता था। तो उसने भी अपने उस राज्य में जहां पे वो राज करता था ये सारे आइडियाज लाने की कोशिश करी। राम मनोहर राय भी था, उसने भी इन सारे आइडियाज को अपनाया और इंडिया में उसको लाने की कोशिश करी। तो इन सब लोगों ने फ्रांस से बहुत कुछ सीखा। राजा राम मोहन राय यहाँ पे देख लीजिए, was one of those who was inspired by new ideas that were spreading through Europe at that time. The French Revolution and later the July Revolution excited his imagination. इस तरीके से हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जुलाई रिवॉल्यूशन आया था, उसके बारे में बताया यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको आपके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।